हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे, है ना। और आप सभी को पता है कि आज से फिजिक्स में भी नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। केमिस्ट्री में भी मैं करने वाला हूँ, मतलब फिजिक्स का तो हो चुका, मैडम पढ़ा चुके हैं। केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद बायोलॉजी में भी नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये जो गैप इतने दिनों का हमने रखा था, ये इसका कारण यही था कि क्यों ना सभी सीरीज को एक साथ फिर से लाया जाए, ठीक है, ताकि जो प्रीमियम बैच वाले बच्चे हैं ना, उन्हें दिक्कत ना हो, वो एक साथ जब लाइव स्ट्रीम को देखें तो सारी चीजें उन्हें मिल जाए। तो वो सब बात की बातें हैं, ठीक है, अपन काम की बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 10। नाम है इसका जैव अणु। स्कोरिंग चैप्टर के अंतर्गत मैं इसे देखता हूं। केमिस्ट्री में काफी सारी थ्योरीज, काफी सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आते हैं। ये बच्चों का मोस्ट फेवरेट चैप्टर होता है, जिनका बायो होता है उनका सबसे फेवरेट चैप्टर होता है ये, ठीक है, जैव अणु। और क्यों होता है इसका कारण आप जब ये लेक्चर खत्म होगा, ये पूरा चैप्टर खत्म होगा, तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए आप सभी अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे जैव अणु, ठीक है। और मैं इधर लैपटॉप पे भी खोल लेता हूं अपनी लाइव स्ट्रीम और चेक कर लेता हूं कि वॉइस वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक है या नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं है कमेंट सेक्शन ओपन करके। मैं सिर्फ बोले जा रहा हूं, मैं सिर्फ बोले जा रहा हूं, है ना। चलो, एक बार देख लेना जरूरी है बेटा, एक बार देखना जरूरी है। तो आप लोगों को जैसे मैंने हेडिंग लगाया, आप चाहो तो साइड पे लगा सकते हो, आप चाहो तो मिडिल पे लगा सकते हो। हेडिंग आपकी होगी जैव अणु। अब क्या होते हैं जैव अणु, ये बात आपको बताएंगे सर, बस अभी कुछ क्षण में। काफी सारे लोग देख रहे हैं और आवाज वगैरह भी आ रही है, आप सभी को आ रही होगी, देखो। बस मैं स्टार्ट करने ही वाला हूं बेटा, है ना। पता नहीं है लैपटॉप को क्या हो जाता है। चलिए, ऑल ओके आ चुका है और हम भी प्रोसीड करते हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे आप जय बणु। और सर जब भी स्टार्ट करते हैं कोई भी चैप्टर, तो वो स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय से। सबसे पहले मेरी शुरुआत जो होती है वो होती है सामान्य परिचय, दैट्स कॉल्ड जनरल इंट्रोडक्शन। तो अपन भी बात कर लेते हैं कि सामान्य परिचय के अंतर्गत क्या होते हैं जैव अणु, क्यों रखा गया है इस चैप्टर का नाम जैव अणु, इस पर बात करते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1, सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे कि क्यों रखा गया जैव अणु नाम इसका, और जैव अणु होते क्या है, ठीक है। तो वे अणु, बड़ी सिंपल परिभाषा है, वे अणु या कण, हम क्या बोल सकते हैं, वे अणु, बड़ा बेसिक सा डायग्राम होगा मेरा। वे अणु, अणु को हम कण भी बोलते हैं, कण जो सजीव तंत्र, सजीव तंत्र का निर्माण। अच्छा, तुम लोग प्रॉपर थ्योरी लिखना है ना, ऐसे मैं जैसे डायग्राम बना रहा हूं वैसे मत बनाना। वे अणु या कण जो सजीव तंत्र का निर्माण करते हैं, उनका पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, और बाद में पुनः निर्माण करते हैं, ठीक है। हम वृद्धि करते हैं तक लिखते हैं, वृद्धि करते हैं जैव अणु कहलाते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है, ये तो मैंने बड़ी सिंपल परिभाषा लिखी है। तो आप सामान्य परिचय के नीचे सबसे पहली हेडिंग पे लिखेंगे परिभाषा। और परिभाषा जैसी मैंने आपको लिखवाई है ऐसी नहीं, अपन प्रॉपरली सम्मान के साथ अच्छे से लिखेंगे। और आप यहां पर लिखोगे बे अणु जो सजीव
तंत्र का निर्माण। इस चैप्टर में थ्योरी ज्यादा होने वाली है, बच्चे रट लेते हैं, परंतु हम समझते हुए भी चलेंगे, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। ये नहीं बोलूंगा कि रट्टा ही मार लेना पूरा, आई हेट दैट। समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीस्टार्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर को, तब जाके मुझे दिखाई देगा। ये हल्का सा तिरछा हो गया है, कोई बात नहीं। का निर्माण वृद्धि तथा पुनः निर्माण, या हम ये कह सकते हैं पुनः निर्माण के, अच्छा मुझे शब्द मिला, नव निर्माण। नव निर्माण करते हैं जैव अणु, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैव अणु कहलाते हैं। कुछ जगह पर अलग अलग प्रकार से लिखे हैं, वे अणु जो सजीव तंत्र का निर्माण, वृद्धि तथा नव निर्माण करने में सहायक होते हैं। अणु की जगह पे आपको यह भी लिखा आ सकता है, आप लिख सकते हो जटिल कार्बनिक यौगिक। क्या लिख सकते हो? बे जटिल कार्बनिक अणु जो सजीव तंत्र का निर्माण, वृद्धि पोषण तथा नव निर्माण करने में आवश्यक है या निर्माण करते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो वृद्धि तथा निर्माण तक भी लिख सकते हो, नव निर्माण ना भी लिखो तो चलेगा। सभी बच्चों की अपनी अपनी परिभाषाएं हो सकती है, ये मेरी परिभाषा है, ये जो परिभाषा है ये हमारी परिभाषा है। आपको ठीक लगे तो आप लिख सकते हो बच्चा, ठीक है, हालांकि लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कौन कौन से जैव अणु होते हैं प्रकृति में, हमारे शरीर में हमें कौन कौन से जैव अणुओं की आवश्यकता होती है? और जैव अणु में मेन रूप से, मुख्य रूप से जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका हमने चैप्टर 6 पढ़ा है, यदि हम चैप्टर 6, 7, 8 और 9 पढ़ लेते तो ये चैप्टर थोड़ा सा आसान हो जाता, परंतु ये वाले चैप्टर के अभी ऑनलाइन ज्यादा लेक्चर नहीं डले हुए हैं, मतलब मैंने नहीं डाला अभी तक, तो दैट्स व्हाई क्यों हमने सोचा क्यों ना जैव अणु की भी श्रृंखला को विस्तृत रूप से बढ़ाया जाए और बाकी बच्चों को समझाया जाए। YouTube पर आपको, मतलब हमारे चैनल पर ही बाकी के चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 के लेक्चर मिल जाएंगे, इसका नहीं मिलेगा, इस वजह से इस चैप्टर को उठाया गया है। ठीक है, तो अब जैव अणु के उदाहरण की बात करते हैं कि जैव अणु हमारे शरीर में, या एक और परिभाषा यदि बोले, एक और सामान्य परिभाषा मुझे अभी याद आया कि एक परिभाषा, वे अणु जो मनुष्य शरीर या प्रकृति में जीवन के निर्माण, पोषण और वृद्धि के लिए आवश्यक है, जैव अणु कहलाते हैं। या फिर यह भी लिख सकते हो आप, जीवों पर उपस्थित अणु जैव अणु कहलाते हैं, है ना। काफी सारे उदाहरण हैं हमारे पास में, तो जैव अणु कहलाते हैं। अब आप बोलेंगे सर उदाहरण बताइए, क्या क्या उदाहरण है, क्या क्या उदाहरण हमारे पास में है, कौन कौन से जैव अणु हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, अभी समझ लेना, उदाहरण में ही हम काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। उदाहरण में सबसे पहला नाम आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या लिख दिया मैंने? कार्बोहाइड्रेट। पहला है कार्बोहाइड्रेट जो हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हमारा खत्म होगा, कार्बोहाइड्रेट अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कार्बोहाइड्रेट आप एनसीईआरटी में देखोगे तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट ही देखा मिलेगा। फिर कार्बोहाइड्रेट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जब हमारा खत्म हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन जब हमारा खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन खत्म होने के बाद में हमारा बस इसी से मिलता जुलता होगा एंजाइम। ठीक है,
एंजाइम खत्म होने के बाद में हम पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन जैसे ही खत्म होगा हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत विटामिन के बाद आई होप सो न्यूक्लिक अम्ल हमारा टॉपिक होगा। न्यूक्लिक अम्ल। और सबसे लास्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आता है आपका हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स, इतनी सारी चीजें जो उदाहरण आपने लिखा है, इतनी सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है। अब क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? क्या वो होता, आप डेली इन सब सारी चीजों को खाते हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें आप, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आप रोज चावल खाते हो, आलू खाते हो, है ना। शुगर जो होती है उस वह भी एक कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। फिर प्रोटीन के लिए हमारे पास में दालें हैं। एंजाइम हमारे शरीर में उपस्थित जैव प्रेरक होते हैं। एंजाइम के चलो थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं सबके बारे में। जैसे कि अब मैं ऐसे थोड़ा सा मैप ऐप बना लूं तो गुस्सा मत करना। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पेड़ पौधों और प्रकृति में भरपूर मात्रा में मौजूद है ना। जैसे कि आप कोई भी फल ले लो, आम ले लो, केला ले लो, जो भी सारी चीजें मीठी हैं और जो मीठी नहीं भी है, जैसे आलू की बात करूं मैं, अभी बस बेस बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं? बेस। तो ये सारे सभी जो है वो कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण कौन कौन? जो मीठे फल हैं और कुछ स्वादहीन सब्जियां भी आप कह सकते हो। जैसे कि स्वादहीन सब्जियों के अंतर्गत हम लिख सकते हैं आलू, अनाज में हम लिख सकते हैं चावल। जब किसी को शुगर होती है तो ये सब चीजें मना करी जाती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली जब भी शुगर बढ़ती है तो कार्बोहाइड्रेट वाले कंपाउंड को लेने से मना कर देते हैं डॉक्टर्स। ठीक है। अगला है प्रोटीन। ये मूल रूप से दाल, जो हमारे दूध डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध, पनीर, उसमें ज्यादा पाया जाता है। एंजाइम के बारे में भी बात करें तो ये हमारे शरीर में उपस्थित जैव उत्प्रेरक होते हैं। इनका काम है हमारे शरीर में हो रही गतिविधियों में जो भी चीजें आवश्यक है, जैसे पाचन अभिक्रिया। ठीक है। पाचन के बाद में उससे प्राप्त एनर्जी को अलग अलग स्थानों पर ले जाना। तो ये सारी काम करते हैं कौन? एंजाइम। फिर विटामिन की बात करें तो विटामिन जो होते हैं वो हमें रोगों से बचाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करते हैं। कौन? विटामिन। शुरू में इन्हें एमिनो के बहुलक माना जाता था, परंतु जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो सिर्फ एमिनो के अलावा इनमें बहुत सारे तत्व भी देखने को मिले। वो हम आगे डिटेल पे पढ़ेंगे। न्यूक्लिक अम्ल हमारा अगला टॉपिक होगा, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए की। ये हम ये कह सकते हैं कि ये आनुवांशिक जानकारी को हमसे हमारी पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं, या आनुवांशिक संदेशों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजते हैं। सिंपल बहुत ही ज्यादा डीप नहीं जाना है। और हार्मोन्स की यदि बात करें तो ये हमारे अंदर एक्सप्रेशन और भाव लाने का काम करते हैं। खुश होना, दुखी होना, है ना, ये सारे कौन करवाता है? हार्मोन्स। ठीक है। तो ये सारी छोटा सा बड़ा एक एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे ये सारी चीजें हमारे आसपास ही है, कैसे ये चीजें हमारे आसपास ही है, बस हमें समझना है। और ये सारी गतिविधियां आपके शरीर के अंदर अभी हो रही है। ये सारी चीजें हमारी, अभी तुम्हें भूख लगेगी थोड़ी देर पहले, कौन बता रहा है? इनमें से कोई एक व्यक्ति ने बोला होगा, हार्मोन्स ने बोला होगा भूख, फिर एंजाइम बोलेगा कि भाई साहब देख लो क्या आ सकता है, मतलब हार्मोन्स ही बोलेगा। एंजाइम का काम तो खाने के बाद चालू होगा। ठीक है। जैसे कि खाना पचा, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को फिर बाकी शरीरों तक पहुंचाना या फिर उसे अपघटित करने का काम करना, ये एंजाइम का काम है। ठीक है। हम जब खाना खाएंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स लेंगे, साथ में विटामिन भी खाएंगे, है ना। जब हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती है तो वो हम जैसे ही दिखाई देंगे, हमारे ही कुछ गुण में उनमें आएंगे। तो ये जो मैसेज है, जो संदेश है, जो कोड्स है, वो कौन भेजेगा? ये न्यूक्लिक अम्ल ही भेजते हैं। डीएनए और आरएनए इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जैव अणु के अंतर्गत आती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो हम उदाहरण यहां तक आपको लिखना है। और उदाहरण जो आपने उदाहरण लिखा है, बस यही आपका चैप्टर है। जो आपने उदाहरण लिखा है
बस यही आपका चैप्टर है बेटा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, और आप लोग हेडिंग लगा लेंगे कार्बोहाइड्रेट। चलो बढ़िया है। इंग्लिश में बायोमोलिक्यूल्स। ओके, हिमांशु ने मुझे बताया जय अणु, इट्स मीन बायोमोलिक्यूल्स। मैंने एक्चुअली चैट्स नहीं देखी है, चैट्स मेरी बंद है, और लैपटॉप पता नहीं कौन से मोड पे चला गया है, कौन से रिबूट मोड पे फंस चुका है, आई डोंट नो। ऐसी स्थिति में उसे बंद ही कर देना चाहिए। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। हेडिंग लगा लोगे सब। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, और सबसे बड़ा पार्ट यदि कोई है इस चैप्टर का तो वो कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाला जो भाग है वो आपका इस बुक में, इस चैप्टर में सबसे बड़ा पार्ट है ना। हो सकता है मैं गलत हूं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला भाग थोड़ा सा बड़ा है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना। मैंने हेडिंग तो डलवा दिया कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट की दो प्रकार की परिभाषा हमारी बुक में है, दो प्रकार की परिभाषा हमारी बुक में है। सबसे पहली परिभाषा जो है, सबसे पहले चलो प्रॉपरली ग्राफ का प्रयोग करते हैं, काय के लिए इतनी ज्यादा टेंशन ले अपन ना। प्रॉपर यहां से एक डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके। देन जब हमारे पास में प्रॉपरली अच्छे खासे ऑप्शंस है तो वाई हम इन सब सारी चीजों को ऐसे गलत ढंग से बनाए है ना, प्रॉपरली ठीक तरीके से बना सकते हैं, वाई नॉट। चलो, तो पहली परिभाषा जो है वो होगी हमारी पुरानी परिभाषा, कि पुरानी परिभाषा क्या होती है, और दूसरी हमारे पास में है बिल्कुल आधुनिक परिभाषा। अब पुरानी और नई की आवश्यकता क्यों हुई? परिभाषा, हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, वर्गीकरण से पहले मैं यहां पर तुम्हें बता रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या है। ठीक है, जो वर्गीकरण आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये जो है कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा है। क्या है, यहां पर लिख देता हूं परिभाषा। बहुत ही धीरे धीरे समझना। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी परिभाषा की। तो कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था। क्या माना जाता था बेटा? कार्बन के हाइड्रेट, अर्थात कार्बन और जल से मिलकर बनी यौगिक। बड़ा ही सिंपल, कार्बन और जल से मिलकर बना यौगिक। और सही बात है, इसकी परिभाषा भी कुछ ऐसी ही होती है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट का पहला उदाहरण यदि आप देखोगे, कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट उदाहरण यदि आप देखोगे तो वो होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का पहला उदाहरण यदि आप देखोगे जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। काफी सारी नई नई चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। C6H12O6 किसका सूत्र है बेटा? ग्लूकोज का। अब यदि मैं इसे शॉर्ट सूत्र में भी लिखूं, जैसे कि मुझे बताना होगा कि कार्बन का हाइड्रेट कैसा है, तो कार्बन के हाइड्रेट को यह कहा गया था कि CX ब्रैकेट के अंदर H2OY। कार्बन जितने होंगे उतनी ही मात्रा में आपके H2O होंगे, और इसे जब आप लिखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। इसका सूत्र यदि आपको लिखना होगा तो बच्चा कुछ इस प्रकार से होगा, C6 ब्रैकेट के अंदर H2O6। ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज का सूत्र। तो ये पुरानी परिभाषा के अंतर्गत था कि कार्बन के हाइड्रेट को ही हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यहां तक सब कुछ ठीक था, यहां तक
बिल्कुल सब कुछ, बाकी सारी चीजें सब बढ़िया चल रही थी, मस्त जिंदगी में। फिर आगे आगे रिसर्च बढ़ी, कहानी थोड़ी आगे बढ़ी, और जब कहानी आगे बढ़ी तो हमें एक दूसरा यौगिक देखने को मिला, और वो यौगिक है आपका CH3COOH। CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र देखोगे बेटा क्या होगा, इसका सूत्र होगा C2 ब्रैकेट के अंदर H2O और ब्रैकेट के बाहर लगा दो 2। तो ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब यहां आके हमारी परिभाषा फेल हो गई, ये हो गया अपवाद। ये क्या हो गया, अपवाद। क्या है, सूत्र तो फिट हो रहा है, कार्बन के हाइड्रेट मतलब जितने कार्बन होंगे उतने ही जल के कण होंगे, कार्बन के हाइड्रेट को ही कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। इसका उदाहरण था ग्लूकोज, सूत्र भी बराबर फिट हो रहा था। फिर जब हम आगे बढ़े, हमारी रिसर्च आगे बढ़ी, तो हमें दूसरा यौगिक देखने को मिला जिसका नाम था CH3COOH। हम इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल, हम इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल, या IUPAC नाम के अंतर्गत यदि बोला जाए तो यह है हमारा एथेनोइक अम्ल, और ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सूत्र भले ही फिट हो रहा हो परंतु ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अभी दोस्त थोड़ा सा और रुको, अभी जो पिक्चर है हमारी वो खत्म नहीं हुई है। अभी एक नई चीज तुम्हें और बताते हैं, एक नई चीज आपको और देखने को मिलेगी कि जब आप आगे जाओगे पुरानी परिभाषा के आधार पर, तो एक हमारे पास में एक और कंपाउंड जिसका नाम है C6H12O5, इसका नाम है रैमनोस, इसका नाम है रैमनोस। अब रैमनोस के बारे में भी आप देखोगे तो ये जो आपका जो है ना CXH2OY, ये वाला सूत्र लागू नहीं हो रहा, एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्या हो रही है, एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फिर भी ये जो बंदा है ये कार्बोहाइड्रेट है, फिर भी ये जो बंदा है ये कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल सी बात है कि ग्लूकोज जो है वो कार्बन का हाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट है। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है वो इस सूत्र को पूर्णतः बराबर बैलेंस लागू हो रहा है, मान रहे हैं हम बात कि पूरा सूत्र लागू हो रहा है, परंतु ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा, यहां पर सूत्र लागू नहीं हो रहा परंतु फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आया कि भाई साहब ये जो पुरानी वाली परिभाषा है ये हो गई है ओल्ड, ये हो गई है, ये पूरी तरह से हमें कार्बोहाइड्रेट का जस्टिफिकेशन नहीं दे रही है। हमें ये नहीं हम इस बात पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, है ना। तो अब हमें जरूरत पड़ी एक आधुनिक परिभाषा की, और आधुनिक परिभाषा ये कहती है, आधुनिक परिभाषा हमारी कुछ इस प्रकार से है, मुझे व्हाइट पेन का प्रयोग करना पड़ेगा, कि पॉली हाइड्रो ऑक्सी, पॉली हाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड तथा पॉली हाइड्रो ऑक्सी, पॉली हाइड्रो ऑक्सी कीटोन ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चलो, क्या बोला हमने, परिभाषा पुरानी परिभाषा हो गई फेल। फिर भी आपको यदि जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये सूत्र कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप लिख के आएंगे ये वाला सूत्र, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि उस उत्पाद का नाम बताइए
जो इस सूत्र का अपवाद है। तो आप यहां पर बोलेंगे कि सूत्र लागू नहीं होता, परंतु फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है तो उसका नाम होगा रैमनोस। ठीक है। अब दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि सूत्र लागू होता है परंतु फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो आप यहां पर लिख के आएंगे एसिटिक अम्ल। ठीक है, वहां पर आपको लिख के आना है एसिटिक अम्ल। अब आपसे बोलिएगा वो कि भाई साहब आप ठीक है, आप सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि आधुनिक परिभाषा या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट की सही परिभाषा कौन सी है। तो वे कार्बनिक अणु जो पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ओ भाई साहब, ये लैपटॉप के साथ तो बड़ी समस्या हो गई, कभी कर्सर काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या करें इसका। कोई गल नहीं, अपन तो ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, लैपटॉप चले या ना चले। तो आपके सामने दो परिभाषा सर ने लग दी। आधुनिक वाली याद रखनी है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ही एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब क्या टाइम हो चुका है? क्या टाइम हो चुका है? ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। वर्गीकरण पे यदि देखा जाए तो वर्गीकरण पे टाइम लगेगा, परंतु फिर भी मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण के कुछ पॉइंट्स आपकी कॉपी में बनवा दिए जाएं, भले ही मैं उन्हें बाद में एक्सप्लेन करूं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में अब आपका जो आपने यहां पर लिखी थी ये कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा थी बेटा ना, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा कर लीजिएगा। वर्गीकरण हम आगे पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आप लिखोगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। हाइड्रेट का वर्गीकरण। हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। अब देखो, अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का, है ना। तो हमारे पास में टोटल 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। हमारे पास में जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें 3 प्रकार से वर्गीकरण दिया गया है। तो 3 प्रकार से एक एक करके वर्गीकरण आप चाहो तो पॉइंट वाइज लिख लो, आप चाहो तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा लिख सकते हो। तो प्रॉपरली मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना आप लोगों को सही से बनाया जाए, है ना। तो प्रॉपरली ऐसे बनाना है आपको। और सबसे पहला जो आपका वर्गीकरण है, सबसे पहला वर्गीकरण का यदि कोई बिंदु है तो वो हम ये मानते हैं कि यहां पर जो आधार बनाया है वो है जल अपघटन। सबसे पहला जो आधार है वो है जल अपघटन। दूसरा आधार जो है वो है स्वाद, कि मीठे हैं या स्वादहीन है। और तीसरा जो वर्गीकरण है वो है अपचयन। ठीक है, जल अपघटन, स्वाद और अपचयन। मतलब मैं इतने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं कि जो पूर्ण रूप से एनसीईआरटी में दिया है, और मैंने जैसे कि बताया सबसे बड़ा भाग है, तो आई होप सो ये सबसे बड़ा ही भाग है। थोड़ा सा डीएनए थोड़ा लंबा जाएगा, परंतु उससे लंबा कार्बोहाइड्रेट जाएगा, क्योंकि यहां पर हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी संरचना के बारे में पढ़ने वाले, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, और फिर उसके बाद में प्रोटीन आएगा। तो प्रोटीन भी थोड़ा सा बड़ा है, परंतु मुझे थोड़ा सा ये ज्यादा लगता है। तो अब जल अपघटन के बारे में यदि हम बात करें तो जल अपघटन के आगे भी आपको 3 प्रकार से वर्गीकरण देखने को मिलेगा।
ये एक तरह का माइंड मैप है, तुम्हें पॉइंट वाइज बनाना है। तो सबसे पहले आते हैं इसके अंतर्गत, जल अपघटन के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा, सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा। दूसरा है हमारा ओलिगोसैकेराइड, दूसरा जो है वो है हमारा ओलिगोसैकेराइड। एंड थर्ड जो है वो है हमारा पॉलीसैकेराइड। अब बात करते हैं स्वाद की। तो स्वाद के आधार पर भी दो प्रकार का हमारा वर्गीकरण है। सबसे पहले वे सैकेराइड जो स्वाद में मीठे होते हैं वो शर्करा कहलाते हैं, वो कहलाते हैं। जो स्वाद में मीठे होते हैं हम उन्हें बोलते हैं शर्करा, और जो स्वाद में मीठे नहीं होते वो कहलाते हैं अशर्करा। मैं बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा हूं, टू क्विक हो रहा हूं, मुझे थोड़ा टाइम लेके समझाना चाहिए ना, परंतु अपन बात करेंगे कल भी। और अपचयन के आधार पर भी देखा जाए तो हमारे पास में दो प्रकार हैं। सबसे पहला अपचयी शर्करा, सबसे पहला उदाहरण है अपचयी शर्करा, और दूसरा है अनापचयी शर्करा। अनापचयी शर्करा। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड बोलते हैं और सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा। शर्करा मतलब जो हम नॉर्मली शुगर खाते हैं वही। तो यहां पर आपने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देख लिया। बस यहां आके आज का लेक्चर रोक रहा हूं मैं। आपने जैव अणु समझ लिया, आपने उनके उदाहरण समझ लिए, आपने दैनिक जीवन में उनकी उपयोगिता समझ ली, आपको कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा नई और पुरानी सर ने बता दिए। वर्गीकरण मैंने आपको सिर्फ लिखवाया है, अभी तक मैंने वर्गीकरण पर कोई भी समझाने योग्य बातें नहीं की, मतलब आपको कुछ भी नहीं समझाया। परंतु कल जब आप इस लाइव क्लास में दोबारा आएंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लें। पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं एक बार रिवाइज कर लोगे, ज्यादा नहीं, हमने पहला या दूसरा पेज तक ही पढ़ा है, इसके आगे हम नहीं गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना लिख लो और बस आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं मैं। ध्यान रखिएगा अपना, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ में। प्रीमियम बैच ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, काफी सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। ठीक है, बेनिफिट्स इट्स मीन नोट्स, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर। पता नहीं लाइव क्लास कब तक चल रही है, अभी तो चल रही है ना। तो नोट्स वगैरह, एग्जाम पेपर वगैरह, ऑब्जेक्टिव क्विज़, सारी जानकारी आपको वहां पर मिलती रहेगी, मतलब जानकारी नहीं है, मिलती ही रहेगी। ठीक है, चलिए मैं आपसे मिलूंगा कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखना अपना। राधे राधे।